myself Anita Shogan and today we are discussing about market equilibrium under perfect competition। तो हम पहले ही जान चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। अब प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो देखिएगा जहां पर हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है वहां पर परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट किस में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। फर्म का इक्विलिब्रियम हम कर चुके थे कि फर्म कहां पर इक्विलिब्रियम में होती है, या तो हम वो क्या कमा रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही है, वो मिनिमम लॉस कमा रही है शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में वहां पर होती है जहां पर वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। लेकिन हमारी जो मार्केट है वो कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होती है, मार्केट उस समय बाजार में उस समय संतुलन पाया जाता है जहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। अब हमारी कुल मांग क्या है, कुल पूर्ति क्या है, ये भी हम टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई का जो चैप्टर है उसमें कर चुके हैं। तो जहाँ पर हमारी टोटल जो डिमांड है और टोटल सप्लाई है वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है, वहां पर हमारी क्या होती है, मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। इसका मतलब यहाँ पर नहीं तो हमारी एक्सेस डिमांड है और ना ही एक्सेस सप्लाई, ये नहीं होता। एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती इक्विलिब्रियम में, तो वहां पर होती है जहां पर कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। इसका मतलब ये सिचुएशन नहीं है सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई इज लेस देन डिमांड, या इसको आप ये सब लिख सकते हो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ये दोनों सिचुएशन वहां पर नहीं पाई जाती। तो वो अवस्था जहां पर बाजार में कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं, बाजार संतुलन की अवस्था के नाम से पुकारते हैं। अब देखिएगा प्राइस है हमारी, ये हमारी प्राइस है, ये हमारी सप्लाई है, ये हमारी डिमांड है। क्या सप्लाई प्राइस पहले 5 है, ये हमारा 50 थी और ये हमारी डिमांड है वो 10 है। अब प्राइस कम हो जाती है तो हमने क्या देखा था, डिमांड और सप्लाई का जो चैप्टर हमने अलग अलग किया उसमें क्या था, प्राइस के साथ डिमांड का कैसा रिश्ता था, नेगेटिव रिलेशन। हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर विल बी द डिमांड। क्यों अपोजिट रिलेशन है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। प्राइस क्या है, कारण है और मांग उसका क्या है, परिणाम है। तो मांग के नियम में हमने यही देखा था, दोनों का नेगेटिव रिलेशन देखा था, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और सप्लाई के चैप्टर में हमने क्या देखा था, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, कि कोई कितना बेचेगा जब उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा कब होगा, जब प्राइस ज्यादा होगी। तो क्या होता है, हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर विल बी द सप्लाई। तो उसमें वहां पर पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों चीजें एक डायरेक्शन में जाती हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या, प्राइस घट गई है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन प्राइस घटी है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब प्राइस और कम हो गई है तो यहाँ पर हमारा क्या है, सप्लाई और कम हो जाएगी और डिमांड और इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारा 2 पर होगी तो ये हमारी क्या होगी, 20 होगी और ये हमारी क्या होगी, 40 होगी। अब प्राइस और कम हो जाती है तो ये 10 होगी, ये 50 होगी। तो ये क्या बताता है हमें, तो ये हमें बताता है कि मार्केट कहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, इस सिचुएशन में जब प्राइस हमारी क्या है 3 रुपए है, सप्लाई भी हमारी 30 यूनिट है और डिमांड भी हमारी 30 यूनिट है, तब मार्केट क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि यहाँ तो न एक्सेस सप्लाई है और न एक्सेस डिमांड है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो यहाँ पर 30 डिमांड सप्लाई थी और 30 डिमांड थी, तो मार्केट क्या थी, इक्विलिब्रियम में थी। तो देखिएगा इस साइड आप प्राइस लेते हैं, इस साइड हम क्वांटिटी लेते हैं। तो प्राइस का तो हमने देखा है के साथ सप्लाई का क्या था, पॉजिटिव रिलेशन था, तो हमने ऐसे बना दिया। डिमांड क्या था, नेगेटिव रिलेशन था ये। तो ये 3 मात्रा है हमारी, वहां पर प्राइस क्या है हमारी 3 रुपए प्राइस थी, यहाँ पर हमारी क्या है 30 ही तो यूनिट हमारी क्या है सप्लाई है और 30 यूनिट ही हमारी क्या है डिमांड है। तो ओपी कीमत पर हमारा क्या है मार्केट
इक्विलिब्रियम है। तो E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, O Q इक्विलिब्रियम की जो हमारी संतुलित मात्रा है, OP संतुलित कीमत है, हम OP ले लेते हैं, OP संतुलित कीमत है, OQ संतुलित मात्रा है और E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यदि हमारा यहाँ ऐसा होता है, जब प्राइस हमारी OP1 है तो यहाँ पर क्या है, ये वाली सिचुएशन है, जब कीमत हमारी 5 है तो क्या है, मांग तो क्या है हमारी कम है और डिमांड हमारी क्या है, डिमांड तो हमारी कम है और सप्लाई हमारी क्या है, ज्यादा है। तो ये इतनी क्या है, P1 D1 हमारी क्या थी, मांग थी, और P1 S1 हमारी सप्लाई है। तो D1 S1 हमारी क्या है, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई है ये। तो यहां पर हमारी क्या हो जाएगी, वो इस एक्सेस सप्लाई को बेचने के लिए क्या कर देगा, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए प्राइस को क्या कर देगा, कम कर देगा। और ऑटोमेटिक पता है जब सप्लाई ज्यादा होती है, हर कोई बेचने के लिए तैयार है, वस्तु लेने वाले कम तैयार होते हैं, तो क्या हो जाता है, प्राइस ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर कीमत क्या कर देगा, वो कम कर देगा। कीमत तब तक कम होती जाएगी जब तक कि वो OP पर नहीं आ जाता। इसी प्रकार से जब ये है, यहाँ नीचे वाली कोई भी सिचुएशन ले लो कि जब हमारी कीमत 2 है तो वहां देखो सप्लाई 20 है और डिमांड हमारी 40 है, तो फिर से हमारी कीमत क्या हो जाएगी, राइज होकर यही आ जाएगी। तो यहाँ पर OP2 है, इस समय हमारी S2 सप्लाई है और D2 हमारी क्या है, डिमांड। P2 S2 हमारी सप्लाई है, P2 D2 हमारी क्या है, डिमांड है। तो ये हमारी क्या है, एक्सेस डिमांड। इतने लोग हैं जिनकी डिमांड अभी भी अनसेटिस्फाई है, वो चाहते हैं इस वस्तु को, इतने और हैं मांगने वाले, तो इसके कारण प्राइस क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। और हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, OP ही इक्विलिब्रियम प्राइस, वो मार्केट इक्विलिब्रियम है कि वहां पर डिमांड एंड सप्लाई क्या है, इक्वल है। अब हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस की क्या अजम्पशन है, अजम्पशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो फर्स्ट तो क्या है, तो जो डिमांड कर्व है उसका ढलान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फर्स्ट अजम्पशन, डिमांड कर्व का ढलान ऋणात्मक होता है। सेकंड अजम्पशन क्या है हमारी, सप्लाई कर्व का ढलान क्या होता है, धनात्मक होता है। सप्लाई कर्व का जो ढलान है वो धनात्मक होता है, मांग कर्व का ढलान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तीसरी जो हमारी अजम्पशन है वो ये है कि मांग और पूर्ति पर सरकार का कोई प्रभाव नहीं, मतलब सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, ना तो वो डिमांड पर कोई कंट्रोल करती, ना वो सप्लाई पर। ये दोनों जो बराबर हुई हैं ये अपने आप बराबर है। फ्री इकोनॉमी है हमारी, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लेस इज फेयर इकोनॉमी है। सरकार कोई प्रेशर नहीं डालती कि मांग और सप्लाई को बराबर करने के लिए कोई प्रेशर डालती है, कोई टैक्स लगा रही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि ये दोनों बराबर हुए, ये अपने आप बराबर हुई हैं। तो इक्विलिब्रियम तो वहीं पर हुआ जहां डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, और ये इक्विलिब्रियम सरकार के द्वारा स्थापित किया गया इक्विलिब्रियम नहीं है। मांग और सप्लाई की दोनों की शक्तियां क्या है, फ्री हैं, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफियर। तो ये इसकी हमारी क्या थी, अजम्पशन थी। अब हमारा है विशेषताएं, किसकी विशेषताएं, बाजार संतुलन की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, कि मार्केट इक्विलिब्रियम किसके अंडर परफेक्ट कंपटीशन की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं ये हैं, देखो जो कीमत निर्धारण करने का कार्य है वो कौन करता है, वो उद्योग के द्वारा किया जाता है। ये जो सभी फर्मों की डिमांड एंड सप्लाई जहां पर वो इंटरसेक्ट करती है वहां पर क्या हो जाती है, कीमत निर्धारण। पहले है कीमत निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। दूसरा, कीमत वहां पर निर्धारित होती है जहां डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं। न तो हमारी वहां पर एक्सेस डिमांड होती और ना ही वहां पर हमारे एक्सेस सप्लाई होती, वहां पर वो बराबर होती है। फिर कोई भी फर्म कीमत को अफेक्ट नहीं कर सकती, कि एक फर्म जो सप्लाई करती है वो मार्केट सप्लाई का एक अंश मात्र होता है, वो कीमत को अफेक्ट नहीं कर सकती। वो सोचे कि मैं अपने किसी फैसले के द्वारा कीमत को कम या ज्यादा कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कीमत सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज के द्वारा ही डिटरमाइन
होगी। तो ये था हमारा। अब हम करते हैं कि जब हमारा क्या हो, सप्लाई में कोई चेंज ना आए, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, डिमांड में सिर्फ परिवर्तन होता है, तब मार्केट इक्विलिब्रियम पर कैसा इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम व्हेन ओनली डिमांड इंक्रीज, सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। कि सप्लाई जब कांस्टेंट रहती है, डिमांड जब इंक्रीज होती है, तो देखिएगा यहां पर हमारा प्राइस है, यहां पर हमारा क्या क्वांटिटी है। अब क्या लेते हैं हम, ये हमारी क्या थी डिमांड, ये हमारी क्या है सप्लाई, ओपी हमारी क्या है संतुलित कीमत, OQ हमारी क्या है संतुलित मात्रा, E हमारा क्या है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर बाजार संतुलन में है। अब क्या हो जाता है, हमने कहा है ना कि सिर्फ किस में चेंज होता है, डिमांड में चेंज होता है। तो चेंज में का मतलब क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज। जब आप बात करते हैं चेंज की, तो उसमें दोनों प्रकार की बातें आ जाती है, इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिमांड को जब आप इस साइड लोगे तो वो हमारा क्या है दाएं तरफ, तो इंक्रीज, और बाएं तरफ लोगे वो क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है। तो मैंने डिमांड को ऐसे लिया है D1, तो ये डिमांड इंक्रीज हो गई, इसके फलस्वरूप क्या होगी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसके फलस्वरूप हमारा क्या हो जाता है E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। OP1 हमारी नई जो है वो संतुलित कीमत है, और मात्रा हमारी OQ1 हो जाती है। तो पूर्ति, जब मांग में परिवर्तन होता है, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो संतुलित कीमत क्या हो जाती है बढ़ जाती है, और मात्रा भी बढ़ जाती है। अब है हमारा, जब हमारी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता और मांग क्या हो जाती है कम हो जाती है, तो ये D2 हमारा क्या हो गया बाईं तरफ खिसका है। तो ये देखो, अब ये नहीं, इसको यहां से नहीं कट करवा देना। अब हमें देखना है कि D2 को S ने कहां पर काटा है, तो D2 को S ने यहां पर काटा है। OP2 हमारी क्या है नई संतुलित कीमत है, और E2 हमारा क्या है नया संतुलन का बिंदु है। तो इसके फलस्वरूप जब हमारी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, मांग कम हो जाती है, तो क्या होता है हमारा मांग कम हो जाती है, तो हमारी संतुलन कीमत क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और मात्रा भी कम हो जाएगी। संतुलन कीमत संतुलित मात्रा दोनों क्या हो रही हैं कम हो रही हैं। इन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ ये किसके कारण हो रहा है, ये मांग में होने वाली कमी के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये है हमारा कि पूर्ति में परिवर्तन न होने पर, पूर्ति वक्र को पूर्ति में परिवर्तन न होने का मतलब क्या, हमने पूर्ति वक्र को अपने स्थान से नहीं हिलाया, वो पहले वाला ही पूर्ति वक्र है, लेकिन डिमांड को एक तरफ हमने शिफ्ट किया है दाईं तरफ, दूसरी तरफ हमने कमी में किस तरफ, हमने कमी में दाईं तरफ शिफ्ट किया है, और वृद्धि में हमने किस तरफ शिफ्ट कर दिया उसको, सॉरी बाईं तरफ कमी में और वृद्धि में दाईं तरफ हमने उसको शिफ्ट किया है, तभी ऐसा हो गया। इस साइड गया है तो ये हमारा दाईं तरफ है, इस साइड आया है तो ये हमारा बाईं तरफ हुआ है। अब क्या है कि कुछ स्पेशल केस है, उस समय क्या होगा, स्पेशल केस क्या है। पहला हमारा स्पेशल केस वो है जब हमारा क्या होता है, देखिएगा पूर्ति वक्र पूर्णतया क्या हो लोचदार हो। When supply curve is perfectly elastic, क्या है सप्लाई कर्व क्या है परफेक्टली इलास्टिक है, तो डिमांड में चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो डिमांड का स्लोप ये होता है, पहला इक्विलिब्रियम हमारा ये है, इस साइड प्राइस है, इस साइड क्वांटिटी, OQ मात्रा है, OP प्राइस है, परफेक्टली इलास्टिक है। ये सप्लाई कर्व क्या है परफेक्टली इलास्टिक है। तो उस समय हम डिमांड में चेंज करके देखते हैं। देखिएगा डिमांड में वृद्धि हो गई तो इस साइड आता है D1, डिमांड में वृद्धि होने से सिर्फ मात्रा में परिवर्तन होगा, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
और जब क्या हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो ये हमारा इस साइड आ गया, बाईं तरफ आ गया, D2 हो गया। तो अब हमारा क्या होगा, कीमत वो की वो रहती है। अब मात्रा हमें हमारी क्या होगी, कमी होकर मात्रा पहले की तुलना में इस साइड गए थे तो हमारी क्या हुई, बड़ी थी। जब हमारी मांग इंक्रीज हुई थी तो मात्रा भी इंक्रीज हुई थी। मांग डिक्रीज होगी तो सिर्फ मात्रा क्या हुई है हमारी, वो डिक्रीज हुई है, क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। लेकिन यहाँ पर E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पर E2 है, लेकिन संतुलन कीमत अब भी वही है, पहले भी OP थी और अब भी OP है। कि कुछ स्पेशल केस होते हैं जब पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लिखेंगे संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि मांग के घटने और बढ़ने का जब पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है तो संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहती, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, सिर्फ संतुलित मात्रा पर उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अब हमारा अगला केस हम लेंगे, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ हमारी प्राइस है। जब पूर्ति वक्र पूर्णतया बेलोचदार हो, कि वो इनलास्टिक है, लोच है ही नहीं, जीरो लोच है। जब पूर्ति वक्र क्या हो, पूर्णतया लोचदार हो, तो मांग में होने वाले परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, या संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा, ये हमारी डिमांड है, इस साइड हमारी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस OP थी, इंक्रीज होकर क्या होगी, OP1 होगी। ये हमारी डिमांड डिक्रीज होगी, D2 पर गई, तो यहाँ हमारी प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी। E इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पर E1 है, यहाँ पर हमारा E2 है, यहाँ पर OP2 प्राइस हो गई, क्वांटिटी OP1। अब क्या है हमारा, जब हमारी पूर्ति पूर्णतया बेरोजगार है, कि वो तो 10 वस्तु थी, 10 है, मांगने वाले 15 हो गए तो प्राइस बढ़ जाएगी। मांगने वाले वस्तु 10 थी, मांगने वाले 5 हो गए तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पहला तो वहां पर था जहां पर जितनी 10 पूर्ति थी 10 ही मांगने वाले थे, तो डिमांड एंड सप्लाई बराबर थी। फिर क्या होता है कि मांगने वालों की संख्या बढ़ जाती है, पूर्ति हम नहीं बढ़ा पाते। कि अति अल्पकाल में क्या होता है, ऐसा ही होता है। अति अल्पकाल में क्या है, मान लो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनकी पूर्ति क्या होती है, पूर्णतया बेरोजगार होती है। अब सुबह क्या है, आपके घर में गेस्ट आ गई, भैंस रख रखी है, सुबह आपको पता चला कि भैंस दूध निकालने लगे, 2 घंटे पहले पता चलेगा गेस्ट आने वाले हैं, दूध की डिमांड बढ़ गई। कि वो भैंस तो 4 किलो दूध देती थी, अब आपके घर में तो गेस्ट आने वाले हैं, आपको दूध की रिक्वायरमेंट होगी 7 किलो की या 6 किलो की। अब ऐसा थोड़ी है कि भैंस को बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि तू ज्यादा दूध दे दे, मुझे आज ज्यादा की जरूरत है, ऐसा नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो एक लंबा टाइम होता तो हो सकता हम उसको अच्छा खिलाते पिलाते, 5-7 दिन होता तो वो थोड़ा बहुत दूध बढ़ा लेती, लेकिन अवर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट वो नहीं बढ़ाती। वो ठीक है, किलो आधा किलो दूध इंक्रीज कर सकती थी, लेकिन अब तो क्या है, हमारे पास टाइम इतना है, तो उस समय हमारे पास वो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो तो उसको तो जितना देना है, वो 4 किलो देती है तो 4 किलो ही देगी, उतनी ही हमारी सप्लाई है, हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो उस समय तो हमारा एक ही ऑप्शन बनता है, डिमांड इंक्रीज है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं मैं इसको लठ मारते रहो कि निकाल ज्यादा दूध, वो तो फिर जो दिया है वो भी नहीं देगी, वो भी वेस्ट, तो आपके प्रयत्न सारे के सारे वेस्ट होते हैं। तो इस समय हमारा क्या है, जब क्वांटिटी हमारी पूर्णतया बेरोजगार होती है तो प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है, कि वो सिर्फ डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हो जाती है, डिमांड डिक्रीज होने से हमारी प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा था कि सप्लाई के जब कुछ स्पेशल केस होते हैं उस समय इक्विलिब्रियम पर या इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक रहा है।